नमस्कार। श्रीकांत बायोलॉजी चैनल पे आपका स्वागत है। बच्चों, जैसे आपको पता है कि हम 10th महाराष्ट्र का साइंस पार्ट 2 का चैप्टर फर्स्ट देख रहे थे, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसके लेक्चर नंबर 50 हम पहुंच चुके हैं। और इस लेक्चर में देखेंगे हम कि लैमार्किनिज्म क्या था और डार्विनिज्म क्या था। लैमार्क ने कहा था कि जिस ऑर्गन को हम इस्तेमाल करते वो डेवलप होता है और जिस ऑर्गन को इस्तेमाल नहीं करते वो डिजेनरेट हो जाता है। डार्विन ने कहा था कि नेचर कोई भी एनिमल्स नेचर के हिसाब से सिलेक्ट होता है, नेचर उसको खुद सिलेक्ट करता है, अडेप्टेशन होता है, ये उन्होंने कहा था। इसलिए उनको फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। लेकिन लैमार्क ने क्या कहा था? यूज एंड डिसयूज के बारे में एक प्रिंसिपल था, उन्होंने एक थ्योरी भी थी, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर, वो भी हम देखेंगे। यूज एंड डिसयूज प्रिंसिपल उनका एक्सेप्ट हुआ है बहुत बड़ी मात्रा में। उन्होंने कहा था जिस ऑर्गन को हम इस्तेमाल करते हैं वो डेवलप हो जाता है। तो ये आपको तय करना है कि आपको आपके दिमाग का इस्तेमाल करना है कि नहीं करना है, क्योंकि अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो डेवलप होगा, अदरवाइज लाइफ में सब रिवर्स है। अमीर बनने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, गरीब होने के लिए कुछ नहीं करना पड़ता, सब रिवर्स होता है लाइफ में। ठीक है, चलो तो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं लैमार्किनिज्म से। ठीक है, कि लैमार्क ने जो प्रिंसिपल दिए थे वो क्या थे भाई, और जो उन्होंने थ्योरी बताई थी वो क्या थी। ठीक है, लैमार्क। लैमार्क का पूरा नाम आता है जीन लैमार्क। ठीक है, जो कि 1744 से लेके 1829 तक उनका पूरा लाइफ का कारोबार है। ठीक है, इस समय तक वो रहे थे। उन्होंने अपनी एक बुक लिखी थी, बुक का नाम था फिलोसॉफिक जूलॉजिका। और इस बुक में उन्होंने कहा था एक प्रिंसिपल्स के बारे में, एक प्रिंसिपल के बारे में। और प्रिंसिपल क्या था? वो प्रिंसिपल कहता है कि जिस ऑर्गन को हम इस्तेमाल करते हैं वो हो जाता है डेवलप। क्या जाता है? डेवलप। और जिस ऑर्गन को हम डिसयूज करते हैं, डिसयूज का मतलब इस्तेमाल नहीं करना, आसान भाषा में वो डीजनरेट हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है या फिर अनडेवलप हो जाता है। ठीक है, अनडेवलप हो जाता है, ये उन्होंने कहा था भाई। ये कंसेप्ट, ये प्रिंसिपल समझाने के लिए उन्होंने दो एग्जांपल दिए थे। ठीक है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो दिया था उन्होंने वो था जिराफ की नेक का। ठीक है, जिराफ के नेक का उन्होंने दिया था कि भाई जिराफ अपनी नेक को अगर कंटिन्यूसली स्ट्रेच करता है तो जैसे ही अगले जनरेशन में वो स्ट्रेच नेक जाती है आज से 700-800 सालों के बाद जो नॉर्मली एक हॉर्स, एक जेब्रा की तरह दिखने वाला एनिमल्स की नेक इतनी लंबी हो जाती है बिकॉज दे आर कंटिन्यूसली यूज द स्ट्रेच फॉर ग्रैपिंग लीव्स फ्रॉम द ट्रीज से वो लीफ खाने के लिए वो अपने नेक को कंटिन्यूसली स्ट्रेच करता था। और इसलिए कुछ सालों के बाद आपको उसके नेक में इतना बड़ा चेंजेस देखा। दूसरा उन्होंने कहा था डिसयूज के बारे में, जिस ऑर्गन को हम इस्तेमाल नहीं करते वो डिजेनरेट हो जाता है, कहा था भाई। इसलिए उन्होंने एग्जांपल दिया था स्नेक के लेग्स के बारे में। स्नेक लेग्स के बारे में, स्नेक के लेग्स क्या हो भाई? आप बोलोगे सर ये लेग्स स्नेक को, जी हाँ, अकॉर्डिंग टू डार्विनिज्म कहता है कि भाई स्नेक को पहले लेग्स थे, लेकिन वो रहता कहां पे? बिल के अंदर। बोरिंग एनिमल्स है वो, झाड़ी में, झुड़पों में रहता है। तो जब बिल में जाता था, झाड़ी झुड़ में जा रहा था, उसके पैर अटक रहे थे, वो खुद को सर्वाइव नहीं कर पा रहा था। तो क्या हो गया, उसको बिल में जाने के लिए या फिर जंगल में रहने की उसको पैर की जरूरत नहीं थी। तो क्या हो गया, उसने अपने पैर का इस्तेमाल करना छोड़ दिया और कुछ सालों के बाद वो अपने आप क्या हो गए? डिजेनरेट हो गए, अनडेवलप हो गए। ठीक है, तो ये उन्होंने कंसेप्ट दिया था। दूसरा उन्होंने प्रिंसिपल दिया था, सॉरी थ्योरी दी थी। और थ्योरी के बारे में उन्होंने कहा था कि जिस ऑर्गन को इनहेरिटेंस
ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर्स, जिस ऑर्गन को हम इनहेरिट करते वो अगली जनरेशन में क्या होता है, ट्रांसफर करता है अकॉर्डिंग टू द लैमार्किनिज्म्स। ठीक है, ये लैमार्क ने कहा था और ये आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लैमार्क ने कहा था भाई, उन्होंने कहा था कि कोई भी एनिमल्स अपनी पूरी लाइफ टाइम में क्या करता है, कंटिन्यूसली लाइफ टाइम में क्या करता है, जो भी कैरेक्टर्स लाइफ टाइम में जो भी कैरेक्टर्स जो अडॉप्ट किए थे, जो कैरेक्टर्स अडॉप्ट किए थे, अडॉप्टेड या फिर मॉडिफाई किए थे, ठीक है, मॉडिफाइड किए थे, वो कैरेक्टर क्या करता है, वो ट्रांसफर करता है पास टू नेक्स्ट जनरेशन, ये कंसेप्ट उन्होंने दिया था कि जिस कैरेक्टर को हम एक्वायर कर लेते हैं वो कैरेक्टर अगली जनरेशन में ट्रांसफर होता है। और ये कंसेप्ट जब उन्होंने साइंटिस्ट के सामने माना, जो कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, तब उन्होंने कहा कि ये क्या बोल रहा है, ये पगला गया है क्या? क्योंकि जिस ऑर्गन को हम इस्तेमाल करते हैं वो चलो मान ले कि वो डेवलप होता है, जिस ऑर्गन को इस्तेमाल नहीं करते वो अनडेवलप हो जाते हैं, लेकिन ये एक्वायर करना मतलब सांड, मतलब जो पहलवान का बेटा अपने पहलवान बनेगा, राजा का बेटा ही राजा बनेगा? नहीं, आपने मूवी देखी ना वो ऋतिक रोशन की, राजा का बेटा राजा नहीं, जो हकदारों का वही बनेगा। इसलिए इस तरीके को डिसएक्सेप्ट करने के लिए साइंटिस्ट ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट किया। ध्यान से देखो, बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट था वो। उन्होंने एक चूहा लिया। क्या किया उन्होंने? एक चूहा लिया। चूहा देख रहे, समझो ये चूहा है, ठीक है। अब ये चूहे का ये लिया मेल और एक लिया चूहा फीमेल, और इनका क्रॉस करने के बाद जो प्रोजेनी मिली, ठीक है, मैं इस आरो में दिखाता हूं, जो प्रोजेनी मिली उसकी पूंछ काट दी पहले, ठीक है, फिर एक और फीमेल ली उन्होंने, उसकी भी पूंछ काट दी, ठीक है, और इन दोनों से जो प्रोजेनी मिली, जो लड़का हुआ उसकी भी पूंछ काट दी, फिर एक और फीमेल ली, ठीक है, मैं समझो कोई भी मेल फीमेल, उसकी भी पूंछ काट दी, और इन दोनों से जो प्रोजेनी बनी, जो ऑफस्प्रिंग आया, उसकी भी पूंछ काट दी, फिर उसको कोई एक मेल या फीमेल के साथ उनको क्रॉस कर दिया। अब फिर इनसे जो पूंछ आई, इनको जो प्रोजन है उसके पूंछ, ऐसे करते करते साला 21 पुश्तियां उस चूहे की उन्होंने पूंछ काट दी, 21 पुश्तियां काट दी, और फिर भी 21वें चूहे के पास वो पूंछ थी, 21वें चूहे के पास। अब ससुरा साला, ये जो लैमार्क ने कहा था कि इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर एक्वायर कर लेते हैं, जो मॉडिफाई कर लेते हैं, वो अगली जनरेशन ट्रांसफर होता है। इसके पास तो पूछते ही नहीं, फिर भी पूछ गई ट्रांसफर। भाई इनके 21 पूछते ने कभी पूछ नहीं देखी, फिर भी उनकी पूछ आती है, और फिर इसीलिए ये कैरेक्टर क्या हुआ है, डिसएक्सेप्ट हुआ है, क्योंकि ये एक्सेप्ट ही नहीं हुआ, ठीक है। अब दूसरा एक इंसान जो कंसेप्ट था, जो इंडिया के लोगों ने इसको फिर डिसएक्सेप्ट किया। हमारा सिविलाइजेशन आज से 5-6 हजार साल से अगर देखें तो हड़प्पा शहर से भी पहले कानों में हम बालियां लगाते है ना, महिला के सारे काले में कान में ऐसा किया जाता है, क्या था ना कान में, अब फिर उनके कान में बाली लगाती है, माँ की, फिर उसके लड़की की, फिर उसके लड़की की करते 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 आज से 10,000 साल पीछे भी चले जाए तो आपको मिलेंगे कि 5,000 साल पीछे भी जाएंगे तो आपको वो कान की बालियां हर लड़की को टोचवाई जाती है ना, वो कान में वो टांगनी लगाई जाती है। अब बोलेंगे भैया एक्वायर कैरेक्टर है, लैमार्क का कंसेप्ट कहा गया, फिर फूर हो गया यहाँ पे, क्योंकि जो कैरेक्टर, फिर जो बच्ची आती थी वो सीधा कान में बाली लगाने के लिए होली आना चाहता उसके पास डायरेक्टली, क्यों बार बार उसको तकलीफ देनी पड़ रही है? क्योंकि कुछ जो कैरेक्टर्स थे वो ट्रांसफर नहीं होते, क्योंकि हम प्रयोग से नहीं कैरेक्टर बनाते, हम नेचर के हिसाब से बनाते। इंडिया में तकरीबन 99% लोग जब सोते हैं ना तो पीछे कोई तकिया भी का लेके सोते, मस्त तकिया, और कितने सालों से लगा रहे 99% लोग।
करते कि नहीं प्रयोग सोने के लिए, लेकिन फिर नेचर ने ऐसा क्यों नहीं किया कि हमारे ये जो सर है इसके पीछे कुछ ऐसा 1-2 किलो का मांस लगा देता, सोने के लिए मस्त आराम से, कोई तकिया लेने की जरूरत नहीं है। नहीं, क्योंकि नेचर के हिसाब से स्ट्रिक्ट नहीं है, फिट नहीं बैठता है, और इसीलिए इसीलिए इस थ्योरी को डिसएक्सेप्ट किया। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था चार्ल्स डार्विन, उसको हम देखेंगे। ठीक है, चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन को फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है, फादर ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, वे क्यों? क्योंकि इन्होंने एक बुक लिखी थी जिस बुक का नाम था, आपको शायद याद होगा, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। और इसमें उन्होंने बहुत सारे कंसेप्ट दिए थे नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट इसके अंदर क्या दिया था उन्होंने? नेचुरल सिलेक्शंस के बारे में। ठीक है, अब चार्ल्स डार्विन भाई साहब पोर्तुगीज थे, तो ये अपने नाव पे बैठे और गए गैलापागोस आइलैंड पे। ठीक है, वो आइलैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पे किया था उन्होंने बुक का स्टडी किया था उन्होंने? गैलापागोस आइलैंड पे। ठीक है, यहां पे उन्होंने पढ़ाई की थी और उन्होंने लिखा था नेचुरल सिलेक्शन के बारे में। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, नेचुरल सिलेक्शंस। ठीक है, चलो थोड़ा सा डार्विन के बारे में देखते हैं। द नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी दैट द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट के बारे में भी बताती है। ठीक है, किसके बारे में बताती है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है क्या? चलो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल सिलेक्शंस। ठीक है, तो उसका कुछ इंपॉर्टेंस देख लेते हैं। अब पहला इंपॉर्टेंस ये आता है नेचुरल सिलेक्शंस का कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नेचुरल सिलेक्शन के रिगार्डिंग क्या कहते हैं? सारे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स reproduce profitably, reproduce prolifically, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या करते हैं? वो रिपोर्शन करते हैं। अब बेडूक देखो, 50-60 हजार इतने अंडी देता है, कितने बड़ा बड़ा अंडी आ जाता है, लेकिन सब फ्रॉग बनते हैं क्या? नहीं। तो दूसरा कंसेप्ट क्या कहते हैं उनका कि द कंपटीशन इच अदर टू स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। इनके बीच में क्या होता है? इच कंपटीशन हो जाता है। इनके बीच में क्या चलो होता है? कंपटीशन। किसके लिए? सर्वाइवल के लिए, स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल के लिए इनके बीच में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है सर्वाइवल के लिए। ठीक है, फिर सर्वाइवल के लिए क्या करना पड़ेगा? खुद की बॉडी में क्या करने पड़ेंगे? चेंजेस। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो फिट है वही सर्वाइव करेगा, राइट? फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल पता है आपको? फिटेस्ट ऑफ सर्वाइवल, ये कंसेप्ट इन्हीं के साथ आता है। और जो फिट नहीं है वो क्या हो जाएगा? जो नॉन फिट एनिमल्स होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो हो जाएंगे इलिमिनेट, मर जाएंगे, इलिमिनेट हो जाएंगे वो नॉन फिट एनिमल्स। जो फिट है वही सर्वाइव होगा अकॉर्डिंग टू द नेचुरल सिलेक्शन थ्योरी। और फिर जो फिट है ये क्या करेंगे? खुद के बॉडी में वेल अडॉप्टेड, क्या करेंगे? ये वेल अडॉप्टेड, खुद के बॉडी में खुद को अडॉप्ट कर लेंगे। ठीक है, और फिर इस अडॉप्टेड कैरेक्टर से क्या बनेंगे भाई? न्यू स्पीसीज। तो ये सारे कैरेक्टर बता दिए थे हमारे चार्ल्स भाई डार्विन ने। तो क्या क्या कहा उन्होंने, थोड़े से देख लेते हैं फटाफट। देखो, चार्ल्स डार्विन इज द फादर ऑफ इवोल्यूशन। ठीक है, गैलापागोस आइलैंड पे उन्होंने एक पढ़ाई की थी नेचुरल सिलेक्शन के बारे में, जिसको अपने बुक में लिखा, बुक का नाम था
ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। हमने कुछ इंपॉर्टेंट देखे नेचुरल सिलेक्शंस के, और इंपॉर्टेंट ये कहते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिजम्स बहुत ज्यादा मात्रा में रिप्रोड्यूस करता है, ठीक है, और फिर उस रिप्रोडक्शन हुए जो ऑस्प्रिंग है उनके अंदर क्या चलता है, कॉम्पिटिशंस, और कॉम्पिटिशन के साथ जो फिट होगा वो सर्वाइव करेगा। फिटेस्ट ऑफ द सर्वाइवल के उन्होंने कंसेप्ट दिया, और स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस वो भी उन्होंने कंसेप्ट दिया यहीं पे, ठीक है। अब समझो कि अब फ्रॉग है, इतने सारे अंडे देता है लेकिन सारे फ्रॉग नहीं बनते, कुछ उसमें से टैडपोल बनते, और टैडपोल थोड़े से डेवलप हुए नहीं कि कुछ उसमें मर जाते हैं क्योंकि नेचर उनको डिसलेट करता है, उतनी फिट नहीं होती। फिर कुछ लार्वा बनते, फिर बनते प्यूपा और अडल्ट, ठीक है। तो अडल्ट कुछ ही बनेंगे क्योंकि वो खुद के बॉडी में अकॉर्डिंग टू द नेचर्स क्या करते हैं, वो अडाप्टेशन कर लेते। तो अडाप्टेशन कंसेप्ट नेचुरल सिलेक्शन से ही आता है, खुद के बॉडी में अडाप्टेशन कर लिए और फिर न्यू स्पीसीज का फॉर्म हुआ। न्यू स्पीसीज का स्टडी उन्होंने इसी बुक में दिया है, ओरिजिनल स्पीसीज। उसने उनको एक और कंसेप्ट दिया था बर्ड फिंच के बारे में, ठीक है, फिंच। गैलापागोस आइलैंड पे उन्होंने बहुत सारे बर्ड्स देखे थे, उन्होंने गैलापागोस आइलैंड पे बहुत सारे बर्ड देखे थे, जिसको बर्ड फिंच के नाम से जानता है, बर्ड फिंच। वहां पे उन्होंने बहुत सारे एनिमल्स को देखा, किसी की चोंच ऐसी थी, किसी की चोंच ऐसी थी, और किसी एनिमल्स की चोंच ऐसी थी, ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग 1 2 3 इस प्रकार से अलग अलग उनको बीक मिली। लेकिन अगर हम मॉर्फोलॉजिकल देखें तो सारे के सारे कैसे थे, एकदम समान, सारे समान। लेकिन ये बीक मछली पकड़ने के लिए, ये बीक कीड़े मकोड़े खाने के लिए, ये मछली खाने के लिए, फ्रूट खाने के लिए अलग। तो अकॉर्डिंग टू द नेचर्स, जिस प्रकार से उनका एनवायरमेंट पाया जाता है, जिस प्रकार से उनका हैबिटेट होता है, जिस प्रकार उनका नीच होता है, इकोलॉजिकल स्पेस होता है, उस प्रकार से वो इवॉल्व हुए, और इसलिए क्या हुआ, नई स्पीसीज फॉर्म हुई। और इसी कंसेप्ट को कहा जाता है स्पेशिएशंस, ठीक है, इसी कंसेप्ट को कहा जाता है स्पेशिएशंस। सो स्पेशिएशन थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज स्पेशिएशंस। स्पेशिएशन का मतलब क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स, द ग्रुप ऑफ organism, the group of organisms degenerate and use once involve, क्या हुआ, organism that can be produce fertile, sorry, the group of organisms produce fertile कुछ कैरेक्टर के साथ, ठीक है, इज रियली इंपॉर्टेंट वन, फर्टाइल थ्रू द नेचुरल रिप्रोडक्शंस, थ्रू natural reproductions, through natural reproduction, through natural reproductions is called as species, is called species। नॉर्मली भी इसको स्पीसीज कहते हैं, लेकिन स्पेसीज का मतलब समझो भी किस प्रकार से होता है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, ठीक है। समझो एक जंगल था, और इस जंगल में एक ग्रासलैंड एरिया था, ठीक है, कुछ थोड़ा सा जंगल के बाजू में, और ये थोड़ा फॉरेस्टेड एरिया था, ठीक है, बहुत बड़ा। यहाँ पे बहुत बड़े प्लांट थे, बड़े बड़े, ये लैंड है और यहाँ पे बहुत बड़े प्लांट थे, और यहाँ पे कुछ घास थे सिर्फ, बाकी कुछ नहीं, ठीक है, यहाँ पे कुछ घास थी। अब हुआ क्या कि जंगल में लग गई आग, जंगल में क्या लग गई आग, मैंने कहा था उस दिन जंगल में लग गई आग। फिर यहाँ के जो प्लांट थे वो सारे क्या हो गए, खत्म हो गए, ठीक है, यहाँ पे कुछ एनिमल्स भी खत्म हो गए। तो इनका जो हैबिटेट था प्लांट पे रहने का, फ्रूट खाने का, तो वो यहाँ पे है ही नहीं भी। तो क्या करेंगे, कुछ बर्ड्स यहाँ से माइग्रेट के यहाँ पे आएंगे, ठीक है। अब समझिए ये बर्ड्स आके यहाँ पे, ये बर्ड्स आगे कुछ यहाँ से यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या है, पूरा ग्रासलैंड एरिया है, राइट, ग्रासलैंड एरिया। अब इस ग्रासलैंड में फूड मिलेगा क्या उनको, नहीं, प्लांट मिलेगा उनको, नहीं। तो ये क्या करेंगे, वहां पे जो कीड़े मकोड़े होंगे उनको खाना स्टार्ट करेंगे, राइट। फिर उनकी जो बीक का जो साइज था वो क्या हो जाएगा, थोड़ा 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 नेचर के साथ क्या हो जाएगा, वो खुद को इवॉल्व करेंगे और अडाप्टेशन कर लेंगे। जो अडाप्ट करेंगे वो जिंदा रहेंगे,
जो कीड़े मकोड़े खाएंगे वो जिंदा रहेंगे, और जो नहीं करेंगे वो उनकी स्पीसीज खत्म हो जाएगी, एक्सटेंट हो जाएगी। यही कंसेप्ट कहता है स्पेशिएशन का। इसके 3 टाइप आते हैं, इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन। द फर्स्ट इज जेनेटिक, ठीक है, जेनेटिक वेरिएशंस, जेनेटिक वेरिएशंस। दूसरा आता है रिप्रोडक्शन चेंजेस। इनके अंदर क्या होता है, रिप्रोडक्शन चेंजेस होते हैं, ठीक है। और तीसरा जियोग्राफिकल के अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं, ठीक है, जियोग्राफिकल के अकॉर्डिंग चेंजेस करते हैं, ठीक है। तो ये हुआ कुछ कंसेप्ट रिगार्डिंग टू द स्पेशिएशंस। तो क्या क्या देखा भाई हमने आज, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे, लामार्किनिज्म्स, डार्विनिज्म्स। लामार्किज्म की कंसेप्ट जो थी यूज एंड डिसयूज, वो एक्सेप्ट तो हुई, लेकिन इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर कैरेक्टर इज नॉट बी एक्सेप्टेड बिकॉज दे आर एक्सप्लेन, जो कैरेक्टर हम एक्वायर कर लेते हैं वो अगले जनरेशन में ट्रांसफर होती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके पीछे हमने वो चूहे की 21 पुश्तियां देखी, उसकी पूछ काट दी, और फिर वो प्रूव करके दिखाया कि नहीं, एक्वायर कैरेक्टर इज नॉट बी ट्रांसफर्स। फिर हमने देखा डार्विन्स के बारे में, जिन्होंने नेचुरल सिलेक्शन के बारे में बहुत सारे कंसेप्ट दिए, इसको फादर ऑफ इवोल्यूशन कहा जाएगा अपनी बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में। और हमने देखा स्पेशिएशंस, ठीक है, जो बर्ड फिंच के बारे में उन्होंने लिखा था, लेकिन उतना एक्सेप्ट नहीं का, उतना डेवलप नहीं हो चुका, उतना लोकली नहीं हो चुका वो, बिकॉज ऑफ देयर आर सम ड्रॉबैक्स, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो डार्विन्स के कुछ ड्रॉबैक्स थे, वो ड्रॉबैक इस प्रकार के थे, थोड़ा सा पॉइंट रखा था, डार्विन्स के ऑब्जेक्शन, ठीक है। डार्विन के ऑब्जेक्शन क्या थे कि पहली चीज में उन्होंने कहा था कि नेचुरल सिलेक्शन जो होता है वही सिर्फ रिस्पॉन्सिबल होता है इवोल्यूशन के लिए, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशंस, ठीक है, क्योंकि म्यूटेशन भी आता है, म्यूटेशन के बारे में कुछ नहीं बताया था, नॉट दे आर नॉट एक्सप्लेन द म्यूटेशंस। अब म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन इज अ सडन चेंजेस इन जीन, ठीक है, जीन के अंदर जो चेंजेस होते हैं, सडन चेंजेस इन जीन, उसके अकॉर्डिंग कैरेक्टर चेंजेस होते हैं, उनके बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। उन्होंने डिसयूज के बारे में भी कुछ नहीं कहा, यूज एंड डिसयूज के बारे में। और ये कुछ ऑब्जेक्शंस थे कि भाई सिर्फ नेचुरल सिलेक्शन ही रिस्पॉन्सिबल नहीं इवोल्यूशन के लिए, कि जो उन्होंने कहा था, म्यूटेशन के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा, और यूज और डिसयूज, यूज और डिसयूज के बारे में भी उन्होंने कुछ नहीं कहा था, जो कि लामार्किनिज्म ने ऑलरेडी दिया था, ठीक है। तो ये कुछ ड्रॉबैक थे। चलो, आई होप कि आपके सारे पॉइंट खत्म हो गए। मिलते हैं अगले लेक्चर्स में, टेक केयर, बाय बाय।